पहला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? इसका आंसर है दो प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, स्वर और व्यंजन। ये दो प्रकार की ध्वनियाँ हैं जो हिंदी व्याकरण में होती है या फिर हिंदी भाषा में होती है। दूसरा प्रश्न है, मोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसका आंसर है भाववाच्य। मोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में भाववाच्य है। भाववाच्य अर्थात जिस सेंटेंस में वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है उस सेंटेंस में भाववाच्य होता है। यहाँ देख लेते हैं, भाववाच्य क्रिया के जिस रूपांतरण में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता होती है, क्रिया अथवा भाव की प्रधानता होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। किसी सेंटेंस में तीन मुख्य पार्ट होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता जो होता है इंग्लिश के इक्विवेलेंट सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं और कर्म को ऑब्जेक्ट। ये देख लेते हैं, भाववाच्य में क्रियाएं प्रायः अकर्मक होती हैं। क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। और भाववाच्य में क्रियाएं प्रायः अकर्मक क्रियाएं होती हैं। भाववाच्य जो सेंटेंस भाववाच्य होता है, इसमें असमर्थता और निषेध होने के कारण प्रायः नकारात्मक होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, नहीं, ये नकारात्मक सेंटेंस है, इसलिए भाववाच्य जो वाक्य होते हैं वो प्रायः नकारात्मक होते हैं। इसका अन्य उदाहरण है भाववाच्य का, उससे बैठा नहीं जाता। ये एक सेंटेंस है, ये भी नकारात्मक है और अकर्मक क्रिया लगी हुई है, बैठा। राम से खाया नहीं जाता, ये भी नकारात्मक सेंटेंस है, राम से खाया नहीं जाता, इसमें भी भाववाच्य होगा। तीसरा प्रश्न है, सावधान, इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर है सधन अवधान। यह एक दीर्घ संधि है, इसमें दीर्घ संधि से स और अवधान मिलेंगे। दीर्घ संधि में अ आ ई उ ऊ के पश्चात क्रमशः स्वजातीय स्वर आ जाए, जैसे आ के साथ या आ जाए, वैसे ही ई और ई के साथ ई और ई आ जाए, ऐसे ही ऊ और ऊ के साथ ऊ और ऊ आ जाए, तो ये क्रमशः आ ई और ऊ हो जाता है। यहाँ देख लेते हैं, दीर्घ संधि से बने शब्द के उदाहरण, अधिकाधिक, अधिक धन अधिक, अधिकाधिक होगा। चर धन चर, चराचर, वैसे ही दीक्षांत, धर्मार्थ, महाशय, रामाधन, रामानंद, रामधन, आनंद, इसमें भी अ और आ मिल के आ हो जाएगा। वेदांत, चरणामृत, शताब्दी, मुरारी, बुर्धव, वधुलेख, भानुदय, लघुर्मी, ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। दीर्घ संधि से बने शब्द के उदाहरण हैं।
अगला प्रश्न है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है 25। जैसे क वर्ग में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सभी वर्गों में 5-5 व्यंजन होते हैं और टोटल 5 वर्ग है। तो 5 गुणे 5, ऐसे आप याद कर सकते हैं, 25। 25 स्पर्श व्यंजन है। राज राजपुत्र में कौन सा समास है? ये यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये आंसर के साथ देख लेंगे। राजपुत्र में कौन सा समास है? इसका आंसर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है और पूर्व पद यानी पहला पद अप्रधान होता है, और इसी के साथ दोनों पदों के मध्य में कारक का लोप हो जाता है। दोनों पदों के बीच में कारक होता है जो लोप अर्थात गायब हो जाता है। इस प्रकार से समास जो बनता है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। ऐसे उदाहरण है, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ पे को का लोप हो गया है, और उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला। शरणागत, शरण में आया हुआ। सिर दर्द, सिर में दर्द। अपबीती, अपने पर बीती हुई। ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अत्यावश्यक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर है अति धन आवश्यक। यह एक प्रकार का यड़ संधि है। यड़ संधि में यहाँ पे जो नियम अप्लाई हुआ है, लागू हुआ है, ई और बड़ी ई के साथ अगर विजातीय स्वर आ जाता है तो यह हो जाता है। तो यहाँ पे छोटी ई है और धन विजातीय स्वर आ गया है तो दोनों मिलके या हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं ई धन आ इक्वल टू या, तो ये दोनों मिलके अति धन आवश्यक अत्यावश्यक हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्यंजन जिसका उच्चारण तालु से हो उन्हें क्या कहते हैं? तो ये तालव्य वर्ण या फिर च वर्ग के जो व्यंजन होंगे वो तालु से उच्चारण होते हैं, इसलिए उनको तालव्य वर्ण भी बोलते हैं। और ये जो व्यंजन है च, छ, ज, झ, य, ये च वर्ग के व्यंजन है और ये तालव्य वर्ण कहलाएंगे। आठवां प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की संधि होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की संधि होती है। समास में पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? उसे विग्रह कहते हैं। और यह आया हुआ प्रश्न है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में। 11वां प्रश्न है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? इसका आंसर है अव्ययी भाव समास। प्रत्यंग अव्ययी भाव का समास का उदाहरण है। जिस समास में, ये देख लेते हैं, जिस समास में समास का पहला खंड अर्थात पूर्व खंड अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और अव्ययी भाव समास से जो शब्द बनते हैं वो भी अव्यय होते हैं और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी का प्रभाव नहीं होता है, लिंग वचन कारक किसी भी तरह का जस का तस बना रहता है।
12वां प्रश्न है, स्वसत्यस्तु शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा स्वस्ति धन अस्तु। यह भी एक प्रकार का यड़ संधि है। यड़ संधि का नियम यह है कि ई हर्ष और दीर्घ दोनों स्वर ई, उ और री के पश्चात कोई विजातीय या विजातीय अर्थात इनसे भिन्न कोई स्वर आए तो उसके स्थान पे तो उस स्वर के स्थान पे क्रमशः य, व और र हो जाता है। ई के स्थान पे य हो जाएगा, उ के स्थान पे व हो जाएगा और ई के स्थान पे र हो जाएगा। और स्वस्ति धन अस्तु यहाँ पे जो यह जो वर्ड बना है इसमें जो नियम अप्लाई हुआ है ई धन विजातीय स्वर इक्वल टू य, इस नियम से बनने वाले शब्द जो हैं उसके उदाहरण है अत्यावश्यक, इसमें सब में य बना होगा। अत्यावश्यक, अत्यल्प, अभ्यागत, अत्यंत, अभ्युदय, अत्याचार, उपर्युक्त, प्रत्युत्तर, प्रत्याशना, रीति अनुसार, यद्यपि, प्रत्येक। इसमें यह ध्यान दे सकते हैं कि अगर यह दिखाई दे तो वो वस्तुतः या फिर प्रायः यह यड़ संधि होगा। 13th क्वेश्चन है, वाच्य किसके अनुसार बनता है? इसका आंसर है कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार बनता है। 14th क्वेश्चन है, सरलीला शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा शरत धन लीला। यह एक प्रकार का व्यंजन संधि है। इसमें नियम यह है कि व्यंजन संधि पहले पद, व्यंजन संधि देख लेते हैं। व्यंजन संधि पहले पद के अंत में अगर व्यंजन हो और दूसरे शब्द के आदि आदि अर्थात स्टार्टिंग में व्यंजन अथवा स्वर हो तो उन दोनों की जो मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इस शब्द में प्रयुक्त नियम, यह जो सरलीला है, इस शब्द में जो नियम व्यंजन संधि का जो नियम यूज हुआ है वो देख लेते हैं। अघोष व्यंजन के पश्चात ल और कुछ स्थितियों में ज आ जाए तो अघोष व्यंजन भी ल और ज में ढल जाता है। इस नियम से बनने वाले अन्य शब्द के उदाहरण होंगे सरलीला, जगत, जगजननी, ये होगा जगत धन जननी, उत्धनज्वल, उज्ज्वल, उद्धनलाश, उल्लास, सज्जन, सज्जनजन, सज्जन, तल्लीन, उल्लेख, ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। और इन सभी जो वर्ड हैं, जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये इसी नियम से बने हुए हैं जिस नियम से सरलीला शब्द बना हुआ है। 15वां प्रश्न है, किन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख्य मुख्य नहीं होगा, मुख होगा। मुख के साथ साथ नासिक मार्ग से भी बाहर निकलती है। जो बेसिक क्वेश्चन है, नासिक की ध्वनियां जो होती हैं वो मुख के साथ साथ नासिक मार्ग से भी बाहर निकलती हैं। और हिंदी में 5 वर्गीय व्यंजन के जो अंतिम पांचों व्यंजन होते हैं, जो हर वर्ग के जो आखिरी व्यंजन होगा वो नासिक ध्वनि होगा। जैसे क वर्ग में ड़, ऐसे ही ञ,
ड़, न और म, ये सब नासिक ध्वनियां हैं। वाच्य कितने प्रकार का होता है? 16th क्वेश्चन है। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी, भाव अथा या फिर क्रिया की प्रधानता होगी। समास 17th क्वेश्चन है, समास के कितने भेद होते हैं या फिर कितने पार्ट्स होते हैं? 4 होते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद यानी पहला खंड और उत्तर पद अर्थात दूसरा खंड। पहला खंड और दूसरा खंड के प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। ये अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। ये 4 हैं। ये मुख्यतः 4 समास होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व। 18वां प्रश्न है, वाच्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता होती है, उस वाच्य को क्या कहते हैं? वो भाववाच्य होगा। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। उदाहरण, राधा से गाया नहीं जाता। ये प्रायः भाववाच्य जो सेंटेंस होंगे वो नकारात्मक होंगे और इसमें जो क्रिया जो लगेगी वो अक्सर अकर्मक क्रिया होती है। 19th क्वेश्चन है, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसका आंसर है कर्मवाच्य। और ये सेंटेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। इसमें तो कुछ लोग बोलेंगे इसमें तो भाववाच्य होना चाहिए, परंतु इसमें भाववाच्य नहीं होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में ध्यान से देखिए, इसमें कर्म की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। शीला से पढ़ा नहीं जाता। कर्म यहाँ पे पुस्तक हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है जिसे पढ़ सकते हैं। और अगर यह सेंटेंस अगर यह होता कि शीला से हंसा नहीं जाता, क्योंकि शीला खुद हंसेगी इसलिए इसमें कर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वो सेंटेंस अगर यह सेंटेंस होता शीला से हंसा नहीं जाता तो वह भाववाच्य हो जाता। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में कर्म की आवश्यकता जो पढ़ने इस क्रिया की वजह से इसमें कर्म की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, इसलिए यह कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्मवाच्य अर्थात कर्म, कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी प्रधानता होती है। सुलोचना शब्द में कौन सा समास होगा? 20वां प्रश्न है। इसमें बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास में होता है जिस समास में प्रथम खंड और दूसरा खंड दोनों की प्रधानता ना हो और तीसरा पद की प्रधानता हो। तीसरा पद क्या होगा? तीसरा पद दोनों खंड के मिलने के बाद जो खंड बनेगा वो तीसरा पद कहलाएगा या फिर समस्त पद कहेंगे उसको, और उसकी प्रधानता होती है और उसका मीनिंग उस दोनों पदों से हटकर होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, नीलकंठ। नीलकंठ नीला और कंठ इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, और लेकिन इसका इन दोनों मिल जाते हैं, इसका मीनिंग हो जाता है ये शिव भगवान का नाम है नीलकंठ। ऐसे ही चंद्रमौली, चंद्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान शिव। ऐसी चक्रपाणी, चक्रपाणी चक्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु। ऐसे सुलोचना शब्द है सुंदर आंखों वाला, वाली।